A very good morning to all. This is डॉक्टर मनोज बंदवार और एग्ज़ाम सीज़न है और बच्चों को बहुत टेंशन तनाव होता है एग्ज़ाम को लेकर और काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम के पहले बहुत नर्वस होते हैं और बहुत हद तक नर्वस हो जाते हैं। ये उसी कड़ी की एक मोती है कि जिससे हमें एक आइडिया लगता है कि केस किस हो जा रहा है कि बच्चों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये केस भी एक स्टूडेंट का केस है जो बिफोर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रही है, बहुत ज़्यादा उसको हिचकियाँ आ रही हैं और बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन हो रहा है। डॉक्टर्स टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं बट ऑल इन वेन, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, उसको रिलीफ कुछ नहीं मिल रहा है बिकॉज उसको पेन चेस्ट में नहीं है, पेन माइंड में है। हमें उसके वहाँ के वायर काटने होंगे। तो हमारी होम्योपैथी यही काम करती है। जो पेन उसको पेट में हो रहा है, चेस्ट में हो रहा है, उबके आ रहे हैं, वो एक्चुअली ब्रेन से स्टार्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आग लगी है तो धुआं निकल रहा है। तो ये 18 ईयर्स ओल्ड बच्ची है और इसको मतलब तकरीबन आप ये सोचिए अक्टूबर नवंबर से इसको रह रहकर ऐसे पैरोक्स में आ रहे हैं चेस्ट पेन के और सांस एकदम बहुत ज़्यादा फूल जाती है, सांस लेने की नहीं बनती है और कंटिन्यू हिक्कप आता है। इतनी हिक्कप की परेशान हो जाती है, खाना खाने की नहीं बनती है और हद से ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, उल्टियाँ होने लग जाना और पेरेंट्स उसको लेकर दौड़ते हैं इधर उधर एलोपैथिक डॉक्टर के पास में, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं बट कुछ नहीं आता है रिपोर्ट्स के अंदर। डॉक्टर बोलते हैं इसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत एंजाइटी का इशू है, इसको बहुत ज़्यादा तनाव ले रही है। बट जब उसको ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी अक्टूबर नवंबर में, तब कोई एग्ज़ाम नहीं था और इतना कोई बहुत, और वो बच्ची 12th में है तो घर वालों को समझ में नहीं आ रहा कि यार ये क्या प्रॉब्लम है यार। और रेगुलर हर दूसरे चौथे पाँचवें दिन ये प्रॉब्लम हो रही है और हद तो जब हो गई जब ये बच्ची का अभी एग्ज़ाम चालू हुआ फरवरी लास्ट से और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के बिफोर से ही इस बच्ची को बहुत ज़्यादा ऐसे नोज़िया, वॉमिटिंग और चेस्ट पे पेन शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा घबरा रही है, बहुत परेशान हो रही है। घर वाले ले दौड़ रहे हैं बट सोनोग्राफी, एक्सरे, चेस्ट वगैरह सब करवाए बट कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इस बच्चे को फरवरी में मेरे पास नाइट में इमरजेंसी के लिए लेकर आए कि भैया सर को बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन हो रहा है और वाकई में बच्ची बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन को लेकर रो रही थी, परेशान हो रही थी और उसको हिकअप कंटिन्यू आ रहा था और वो ऑलरेडी घर पे चेस्ट पेन की मेडिसिन दे चुके थे कि भी दर्द का कुछ हो, क्योंकि इसका ECG वगैरह सब करवाया था, नॉर्मल था। तो ये प्रॉब्लम बच्चे को हो रहा था। तो मैंने कहा ठीक है आप इसको 5 मिनट अंदर बिठाइए कमरे में और आप बाहर बैठिए। तो क्योंकि यहाँ से तो मेडिसिन दे देना कॉज रिमूव नहीं कर पाएगा, हमें एक्चुअल कॉज पूछना पड़ेगा कि बच्ची की ये कंडीशन क्यों हो रही है। तो मैंने बच्ची को बिठाया, वो चेस्ट में ऐसी परेशान थी और मैंने इसको बिठाया, हुई बताइए बेटा क्या तकलीफ है। तो बोले अंकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कि फिर क्यों परेशान हो रहे हैं। बोले सर कोई अंकल कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैंने कही कुछ तो प्रॉब्लम है। जनरली काफ़ी पेशेंट को मैं ये चीज़ बोल देता हूँ कि बिना आँख के धुआं नहीं निकलता। आप जिस स्टेज में हो वहाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, क्यों परेशान हो रहे हो। और कई बार पेशेंट हमारे साथ ओपन अप नहीं होता है और पेशेंट एज में बहुत कम होता है तो हम थोड़े उसके साथ फ्रेंडली होते हैं। तो मैंने बोला बेटा बोलना क्या तकलीफ है, कोई इशू नहीं, बता मुझे कोई तकलीफ हो तो उसने बोला कि अंकल वैसे कोई तकलीफ नहीं है पर एग्ज़ाम को लेके बहुत डर लग रहा है। क्योंकि सिंपली स्टूडेंट है तो स्वाभाविक सी बात है कि एग्ज़ाम आसपास चल रही है, एग्ज़ाम का सीज़न है तो एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, रिज़ल्ट एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो ये उनके लिए उनका एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो वो बच्ची बोली भी वही कि सर एग्ज़ाम को लेकर बहुत टेंशन हो रही है। मेरी क्या टेंशन है, पढ़ाई नहीं करी। नहीं सर पढ़ाई तो मैंने बहुत की है, मतलब मैं मेरे स्कूल की टॉपर हूँ। तो मैंने कहा फिर क्या दिक्कत है, जो टॉपर नहीं है वो परेशान नहीं हो रहे। थोड़ा सा मुझे मजाक बच्चों के साथ करने की रहती कि भाई जो टॉपर नहीं वो भी इतना नहीं डर रहे, तो इतनी टॉपर होकर डर रही है।
कि नहीं अंकल बात वो नहीं है। तो मैंने कहा कि बेटा 10th में आपका परसेंटेज कितना था? कि अंकल 84। वाओ वेरी नाइस। मैं कि 11th में? कि अंकल 92। ओके वेरी गुड। तो बोले कि फिर? बोले अंकल 12th में परसेंटेज को लेकर थोड़ा मन में डर लग रहा है। तो मेरे कैसा डर? बोले कि मेरी पढ़ाई में लगभग हमेशा से ना मेरी जो कज़िन सिस्टर ना, उन्होंने हमेशा मुझे हैंडल करके रखा कि इसको ऐसे पढ़ाना है वैसे पढ़ाना है। सब्जेक्ट में भी उन्होंने मुझको बोला कि ये लेना है वो लेना है, तो मैंने उनके हिसाब से सब्जेक्ट भी चूज़ किया। मैथ्स लिया मैंने। तो पापा को तो इतना एबीसीडी पता नहीं है मेरी पढ़ाई का ज़्यादा, वो मेरे इतना परेशान, मतलब उनको कुछ ज़्यादा मुझे पूछते भी नहीं है और परेशान भी नहीं होते मेरी पढ़ाई को लेकर। बट मेरी जो दीदी है उन्होंने बोला कि इस बार तेरे को 95% लाना है। तो 92 मेरा 11th में बना था, तो उनको उम्मीदें थी कि अब इसका परसेंटेज 95 होना चाहिए, और होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है वरना देख बेटा नाक कट जाएगी अब मेरी। मैंने बहुत तेरे को 12th में ये दिलाया, इसके बाद तेरा आगे अपन फ्यूचर वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा। उसके सामने सारी प्लानिंग है उसकी दीदी ने बता दी। तो उसको वो 95 का बोझ जीने नहीं देना। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है? कि अंकल तैयारी बहुत है, मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत चिंता है, बस ये है कि अंकल अगर 95 नहीं बने ना तो दीदी नाराज़ हो जाएगी। दीदी फिर वो वैसा नेचर नहीं रहेगा दीदी के साथ में। मेरी दीदी है, मेरे टीचर ने मुझे बोला कि तू बहुत इंटेलिजेंट है, तुझे 95 तो आना ही चाहिए, इससे नीचे तो बनता ही नहीं है। 92 तेरा 11th में, तो 95 तो इस बार आना ही चाहिए। तो कि सर वो दोनों ने मेरे से इतनी उम्मीदें लगा रखी ना सर, कि मुझे लग रहा है कि नहीं बनी ना सर तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कि वो बहुत मतलब मैंने कभी उनको कभी मतलब कहते ना कि उनको दुखी होने का भी मौका नहीं दिया। उन्होंने जब जो उम्मीदें मुझसे लगाई मैंने उनसे कुछ ज़्यादा ही बना के दिए हैं। इस बार उन्होंने 95 का बेंच मार्क सेट कर दिया, और सर मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं फेल ना हो जाए सर वो बनाने में, कहीं सर मेरे 95 से कम ना बन जाए सर। मुझे डर लग रहा है मेरे 95 से कम ना आ जाए सर। मुझे अंदर से सर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं 95 बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। नहीं बना पाऊँगी तो मेरा आगे क्या होगा। मुझे जो इन्होंने ये एक उम्मीदों का पहाड़ डाल दिया ना सर, वो डर लग रहा है कि यार सर वो भारी भारी लग रहा है कि पापा तो मेरे कभी कुछ बोलते नहीं है, उनका कोई घर में कोई मेरा रोक टोक भी नहीं, कोई डोमिनेशन कुछ भी नहीं है। बट यहाँ मुझे मन में लग रहा है कि सर कहीं मेरी वजह से दीदी और टीचर नाराज़ ना हो जाए सर अगर मेरे परसेंटेज जैसे नहीं बने तो। और जैसे जैसे पेपर पास में आ रहे वैसे वैसे मेरे को बहुत घबराहट थी, बेचैनी सी हो रही कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मेरी वजह से कोई इनकी बदनामी ना हो जाए। मेरी दीदी ने बहुत लड़ लड़ा के मुझे मैथ्स दिलवाया है, तो सर उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना सर बस मुझे ये केस, इतना सा केस। और जब उसने जैसे ही बोला ना कि मुझे उम्मीदों का बोझ डला हुआ है मेरे ऊपर, मेरी टीचर्स का और मेरी दीदी का। एक्चुअल में ये दोनों इसके लिए पेरेंट बन गई हैं, है ना, ये पेरेंट्स बन गई दोनों ही इसके लिए, क्योंकि जो गाइड करता है फादर फिगर, जो पेरेंट जो मतलब इसके ऊपर उन्होंने अपनी उम्मीदें डाल दी है। ये पेरेंट्स बन गए हैं कि भैया कि तू इतना परसेंटेज बना, इतना ये कर वो कर। तो ये दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा डरी हुई है कि अगर मैं नहीं आई और मेरा कम परसेंटेज आया तो फिर मेरा आगे क्या होगा। और आगे तो ठीक है, ये दोनों जो मुझसे इतनी उम्मीदें मान के बैठे ये नाराज़ हो जाएंगे। तो मैंने तुरंत उसको बच्ची को विदाउट एनी एनालिसिस, क्योंकि बहुत अच्छी रेमेडी है, जब एक बार इसके कैसे सुनोगे कि रेमेडी क्यों इतनी क्यों कैसे बनती है रेमेडी ही आपको यहाँ से समझ में आने लग जाएगा। तो मैंने इसको 200 के 10 मिनट के 3 डोज दिए। इसकी पहले डोज में चेस्ट पेन कम हुआ, सेकंड डोज में इसकी हिचके कम हुई, थर्ड डोज में काफ़ी रिलीफ, और तकरीबन 40 मिनट में ये पेशेंट पूरी सेटल हो गई मेरे यहाँ पे। ऐसे में मैंने 200 के डोजेस बना के दिए, जरूरत पड़े तो लेना वरना मत लेना। इसको नाइट में कोई तकलीफ नहीं हुई। नेक्स्ट डे मैथ्स का पेपर कंप्लीट होके बहुत प्यारा गया, और इस बच्चे को उसके बाद ये प्रॉब्लम आई ही नहीं। तो जो पूरे एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से निकाला, विदाउट एनी चेस्ट पेन, विदाउट एनी एंजाइटी, विदाउट एनी फियर। तो अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने उसके उस डर को बाहर कर दिया। इस केस से हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। हर एक केस हमें बहुत कुछ सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। रेपर्टरी में सारी चीज़ें मॉर्बिड हैं, और इन चीज़ों से लोग बीमार हो रहे हैं, अपने बच्चों को बीमार कर रहे हैं। तो हमें भी इन चीज़ों से सीख लगनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों से इतनी उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए। तो इस केस में सबसे पहला रूब्रिक
जो कोर रूब्रिक है इस केस का, जिसकी सिंगल रूब्रिक से ही केस निकल जाता है, बट फिर भी उसको पूरा सुनना हमें ज़रूरी है, क्योंकि इतना अर्ली प्रिस्क्राइब करना ठीक नहीं होता है। हमको पेशेंट को 10 मिनट सुनना है, 10 मिनट भी नहीं, हार्डली मैंने सुना और बच्चे ने सारी चीज़ें बोल दी। इस केस में मोटी मोटी 3 चीज़ें हैं। एक तो उसको एंजाइटी से बहुत उसको एग्ज़ाम का बहुत फियर है। सेकेंड, उसको जो इसके जो दीदी हैं, इसके जो टीचर हैं, ये दोनों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। 95% का उन्होंने बेंचमार्क सेट कर दिया। सेकेंड, थर्ड, अब उसको ये लगता है कि मेरे नंबर कहीं कम ना आ जाए। ये 3 चीज़ें इस केस के अंदर मोटी मोटी लगी मुझे। और सबसे पहले रूब्रिक अगर आप लगाते हैं इस केस के अंदर, सिंथेसिस रेपर्टरी से, एलिमेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स टू हाई। ये दीदी और ये टीचर दोनों इसके लिए पेरेंट्स का काम कर रही हैं, उस पर अपनी उम्मीदों का वजन थोप रही हैं। 95 बनाना ही बनाना है, और ये यील्ड करके उन चीज़ों को मान रही, ठीक है आपका हुक सराखों पर बनाया जाएगा। 92 बनाया, 84 बनाया, अब 95 भी बनाएंगे। बट एग्ज़ाम आते आते अब वो डर बैठ गया कि कहीं कुछ हो ना जाए। एंटीसिपेशन एग्जामिनेशन फॉर, आगे एग्ज़ाम अगर नंबर कम आए तो क्या, अब वो एग्ज़ाम को लेकर डर लग रहा है। फियर ऑफ एग्जामिनेशन, फियर ऑफ फेलियर। फेलियर मतलब ये नहीं कि वो फेल हो जाएगी, वो तो पास है, वो तो लीडर है, वो तो क्लास की मॉनिटर है, बट उसको उसके लिए फेलियर क्या होगा ना, 95 से कम, 94, 93 उसके लिए फेलियर होगा। फियर ऑफ फेलियर इन एग्जामिनेशन। फियर ऑफ पॉवर्टी, यहाँ फियर ऑफ पॉवर्टी बहुत सटल रूप में चल रहा है, क्योंकि फियर ऑफ पॉवर्टी भी क्या होता है ना, लैक ऑफ समथिंग। मैं आज चल फिर पा रहा हूँ, अगर मैंने कहीं ऑपरेशन किया तो इससे भी चला जाऊँगा मैं। तो किसी चीज़ की कमी में आ जाना, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, दोनों ही एज वेल एज उसकी लैकिंग में आ जाएगा। तो इसके 95 से नंबर कम आए तो ये इसके लिए पॉवर्टी है। अभी तक बड़े नंबर आ रहे हैं, अब उसके कम नंबर आने के चांसेस है, और अगर ऐसा हुआ तो नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि इसको अपनी टीचर और अपनी दीदी को खुश करना है। प्लीजिंग डिज़ायर टू प्लीज़ अदर्स, ये दूसरों को खुश करने में लगी हुई है। इसका ये मैथ्स का सब्जेक्ट जो था ये खुद का नहीं है, दीदी के कहने से लिया इसने। दीदी को, टीचर दोनों को खुश करना है इसको। प्लीजिंग डिज़ायर टू प्लीज़ अदर्स, पेरेंट्स, प्लीजिंग डिज़ायर टू प्लीज़ फादर। कितने सिंगल रूब्रिक इस केस के अंदर। इन सभी रूब्रिकों को लेकर मैंने बच्ची को कार्सिनोसिन दिया, और कार्सिनोसिन देते ही बच्ची पे बिल्कुल जादू हुआ, और पेशेंट के दिमाग से वो एंजाइटी चली गई, वो एंटिसिपेशन चला गया, वो घबराहट, वो बेचैनी, वो बार बार उसकी पल्स बढ़ जाना, वो अनइवन उसका सांस लेना, उसके कभी चेस्ट में पेन, कभी पेट में पेन, कभी उल्टियाँ हो, सारी समस्याएं चली गई उसके दिमाग से। वो एग्जामिनेशन का लोड चला गया, और वो चीज़ बार बार बोल रही थी कि सर मैं बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक, उसका कॉन्फिडेंस ही लैक हो जा रहा है, जबकि इतनी इंटेलिजेंट लड़की है। दिस इज कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन बहुत इंटेलिजेंट होता है। कार्सिनोसिन बचपन से ही माँ बाप के ड्रीम को, वो एम्बिशन में है, बट वो माता पिता के सपनों को पूरा करने में लगी होती है, क्योंकि बचपन में ही इसको उसके पेरेंट्स का डोमिनेशन जो होता है, वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स के डोमिनेशन से इसको वैक्सीनेट कर दिया जाता है। कार्सिनोसिन भी एक वैक्सीनेशन की रेमेडी है, और बचपन से ही उसको वो वैक्सीनेशन, जो डोमिनेशन का वैक्सीन होता है, वो लगा दिया जाता है, तो उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं बचती। इसलिए ये रेमेडी सेल्फ डिनाइल में नहीं है, सेल्फलेस में है। सेल्फ डिनाइल में स्टेप ही पड़ा हुआ है। तो बहुत सटल डिफरेंट दोनों में यही है कि सेल्फ डिनाइल होने के लिए आपका सेल्फ होना बहुत ज़रूरी है, तब आप उसको डिनाइल कर सकते हैं। यहाँ पर इसका सेल्फ ही नहीं बनने दिया जाता है, बाय बर्थ इसके ऊपर अपनी उम्मीदों का पहाड़ डाल दिया जाता है पेरेंट्स के थ्रू। इसको आई थिंक और भी पहले से रहा होगा इसके ऊपर, ये बड़े बड़े मार्क्स लाने का, पहाड़ डालने का, अपनी उम्मीदें उनके ऊपर ढोलने का कि नहीं तुझे तो 95 लाना है। ये उम्मीदों के पहाड़ इसके ऊपर डाले जा रहे हैं पेरेंट्स की तरफ से, और पहले से डाले जा रहे होंगे, हमने केस टेकिंग में नहीं पूछा। और यही ये इसको कैरी करते रहते हैं, माता पिता को खुश करते रहते हैं। इनके जीवन का एक ही मकसद बच जाता है, ये खुद का सेल्फ डेवलप ही नहीं कर पाते हैं, सिर्फ माता पिता को खुश करने में लगे रहते हैं। तो ऐसा कभी भी हमको नहीं करना है अपने बच्चों के साथ में। 2 एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं। सचिन तेंदुलकर को उसके फादर ने फुल छूट दी क्रिकेट खेलने के लिए, और उनको उनकी पूरी इच्छाएं दी अपने ड्रीम पूरे करने के लिए। सचिन
बिल्कुल क्रिकेट के टॉप पे गए, बहुत रिकॉर्ड तोड़े, बहुत उन्होंने नाम कमाया, गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाए। वहीं युवराज सिंह को उसके फादर ने मार मार कर क्रिकेटर बनाया, बहुत उनको डोमिनेट किया, उन्होंने अपनी इच्छाएं थोपी, उन्होंने क्रूएल तरीके से उसको रात को 2-2 बजे उठाकर प्रैक्टिस कराई, ये कराई वो कराई, क्योंकि वो खुद क्रिकेटर रहे हैं तो उनके कुछ अधजले सपने रह गए होंगे तो उन्होंने अपने बच्चे से पूरे करवाए। उसकी वजह से उस युवराज सिंह अपनी लाइफ में ज़्यादा लंबा करियर नहीं खींच पाए, उन्हें कैंसर हुआ। आपने उसको मार मार के क्रिकेटर बनाया तो उसका करियर आधे में उसको ख़त्म होना पड़ा। तो ऐसे जो डोमिनेशन और अपनी उम्मीदों को पहाड़ डालने से बच्चे आगे जाकर बहुत बड़ी परेशानी में, बहुत बड़ी पैथोलॉजी में जा सकते हैं। बच्चों को फ्री बर्ड छोड़िए, उन्हें अपनी उम्मीदें, अपने ख्वाब पूरे करने दीजिए। तो इस बच्चे के साथ भी यही हुआ। इस बच्चे को इनके जो पेरेंट्स हैं, जो इसको गाइड कर रहे थे, इसकी दीदी, इसके ये, क्योंकि सब कुछ वही चला रहे थे। दीदी इसके दिमाग पर बैठी हुई थी, इसको सब्जेक्ट दिलाने वाली वो, सब कुछ कराने वाली वो, तो उसने उम्मीदों के पहाड़ डाल दिए कि 95 बनना चाहिए। तो इन रूब्रिकों के साथ में अब देखो इसके साथ में इनको फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, क्योंकि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको मिल जाती है उसका डर लगता है कि मैं इसको निभा पाऊंगी नहीं निभा पाऊंगी। फियर ऑफ रिप्रोच, कहीं मुझे मेरे कम बने तो कोई डांटेंगे तो नहीं। सेंसिटिव टू रूडनेस, ये लोगों को खुश करने में, फैमिली को खुश करने में ही लगी रहती है, इसका खुद का कोई एम्बिशन नहीं होता। इसका एम्बिशन इसके पेरेंट्स का एम्बिशन होता है। पेरेंट्स ने बोल दिया तुझे नहीं, ये नहीं बनना, ये बनना, ये उनको खुश करने में लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव रेमेडी है, बहुत ईजिली डोमिनेट हो जाती है और थ्रू आउट द लाइफ ये फैमिली को ही प्लीज़ करने में लगी रह जाती है, अपनी कभी इच्छाएं जाहिर ही नहीं करती हैं। तो ये केस मैंने कार्सिनोसिन देकर कंप्लीट क्योर किया, और इस समय शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बच्चों के साथ ये सब चीज़ें नहीं करनी, वरना बच्चे आगे जाकर किसी बड़ी पैथोलॉजी में जा सकते हैं। बच्चे जैसा करें अच्छा करें, अगर आप उनको कभी अपने जैसा बनाना चाहते हैं तो उन पर कभी अपनी उम्मीदें थोपे नहीं। अपने आसपास के माहौल को इतना ज़्यादा ब्राइट कर दें, अपनी सक्सेस को इतना ब्राइट कर दें कि बच्चा ऑटोमेटिकली आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए। तब वो जो अपने से जो चूज़ करेगा उसमें वो 4 चांद लगा देगा। पर आप ज़बरदस्ती उसको करवाएंगे, वो मन मार के कर तो लेगा बट वो सक्सेस नहीं पाएगा। एक बहुत अच्छा रूब्रिक है कार्सिनोसिन का, एक रूब्रिक मुझे ध्यान आ रहा है, रिस्पॉन्सिव विदाउट इंटरेस्ट समथिंग, ऐसा रूब्रिक है जिसमें सिंगल कार्सिनोसिन पड़ी है। इन लोगों को उन कामों में इंटरेस्ट नहीं होता है, विदाउट इंटरेस्ट के वो काम करते रहते हैं। आई थिंक इस बच्चे का भी ये सब्जेक्ट नहीं रहा होगा, मैथ लेने का मन नहीं होगा, इसका कुछ और लेने का मन होगा, पर घर वालों ने इसकी दीदी जबरदस्ती दिलाया कि नहीं इसमें तेरा करियर है, और ये ले तो लेते हैं, बाकी इनका इंटरेस्ट उसमें होता नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन डोमिनेशन की वजह से, सेंसिटिव होने की वजह से थ्रू आउट लाइफ घर के लोगों के सपने पूरे करने में लगा रहता है, उसके बोझ के तले ही दबा रहता है, और जब वो बोझ ओवर होता है तो वो इस प्रकार का रिएक्शन देते हैं, और इससे भी भयानक रिजल्ट आ सकता है। जैसा मैंने एग्जांपल दिया आपको युवराज सिंह का, कि उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था फादर की तरफ से, और वो बाद में कैंसर में डिटेक्ट हुआ, लंग्स कैंसर, क्योंकि उनको खुले दिल से अपनी ज़िंदगी जीने नहीं दी गई। हम जनरली लंग्स से रिलेटेड डिसीज़ को यही कहते हैं कि उनको खुले से सांस नहीं लेने दिया गया, उनकी अपनी मन मर्जी नहीं चलाने दी गई, उनको अपने डिसीजन नहीं लेने दिए गए। सो ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा केस कार्सिनोसिन का, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। केस अच्छा लगे तो अपने जितने भी जूनियर फ्रेंड हैं, अपने बिगनर्स हैं जो होम्योपैथी की प्यास है जिनके पास, जिनको सीखने की चाह है, उनके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, आपके कमेंट, आपके लाइक करने से एक अलग ही एनर्जी मिलती है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।